हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर। तो आज हम क्लास 6 का चैप्टर 12 सब जो कि लास्ट चैप्टर है इसे लेकर आए हैं। एंड होपफुली आपने इससे पहले के 11 चैप्टर्स को वॉच कर लिया होगा और वो आप उसी से ही काफ़ी अंदाज़ा आपने लगा लिया होगा कि एनसीईआरटी से ही काफ़ी सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए क्लास 6 को फिर हमारा पैकअप हो जाएगा। लास्ट चैप्टर है ये हमारा, तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है हमारा पृथ्वी से परे, चैप्टर 12। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा नुब्रा लद्दाख का एक रमणीय क्षेत्र है, यानी कि लद्दाख में एक जगह है नुब्रा। तो वहाँ पर एक जगह का नाम दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पीछे कितने सुंदर सुंदर पहाड़ हैं। लोग जो कैमल्स की तरह वहाँ पर होते हैं, डबल हम्प वाले ऊँट होते हैं, उन पर चढ़ करके जा रही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण एवं प्रकाश प्रदूषण न्याय के बराबर होने के कारण रात में आकाश बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा कम होता है। आजकल आप देख रहे होंगे कि AQI बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो चुका है दिल्ली में और जितने भी NCR रीजन्स हैं। तो पर लेकिन पहाड़ों साइड में, लद्दाख में, लेह में क्या है कि वहाँ पर जो वायु प्रदूषण है और जो प्रकाश प्रदूषण है वो बिल्कुल ना के बराबर होने के कारण क्या है कि वहाँ पर जो रात में जो आकाश होता है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है ना। देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना सुंदर सीन है। और यहाँ पर कोई यहाँ पर खड़ा हो कर के क्योंकि यहाँ पर विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो जिसकी वजह से क्या है कि क्लियर स्काई में बहुत सारे यहाँ पर स्टार्स को और इस तरह की चीज़ों को आसमान में देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तारे और तारामंडल। तो तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। कुछ तारों के समूह ऐसे पैटर्न बनाते हुए प्रतीत होते हैं जिनकी आकृतियाँ कुछ जानी पहचानी वस्तुओं से मिलती जुलती होती है। आपने कई बार खुद भी देखा होगा कि जब आप बहुत सारे साफ आकाश के समय, आसमान के समय जब कोई धूल या धुआं या कोई पोल्यूशन नहीं होता है तब आसमान की तरफ देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा जब तारे आपको दिखाई देते हैं तो काफ़ी नए नए तरह के पैटर्न्स आपको उसमें दिखाई देंगे आकाश में बने हुए। तो वहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि आकृतियाँ कुछ जानी पहचानी वस्तुओं से मिलती जुलती होती हैं। ठीक है, आगे तारे और उनके पैटर्न की पहचान प्राचीन काल में यात्रियों के लिए एक उपयोगी कौशल था। पहले के समय में जब हमारे पास कंपास वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती थी दिशा का ज्ञान करने के लिए, तो तारों की मदद से ही क्या है कि यात्री जो हैं अपने गंतव्य तक पहुंचते थे। ठीक है, नेक्स्ट है बल्कि चुंबकीय दिक सूचक के आविष्कार से भी पहले इन पैटर्नों ने नाविकों और अन्य यात्रियों की सागर में, पृथ्वी में और पृथ्वी पर दिशा ज्ञात करने में सहायता की है ना। मैं अभी यही आपसे बता रही थी कि जब तक ये सब चुंबकीय दिक्सु यानी कि जो हमारा कंपास होता है, अब वो जब नहीं था उससे पहले भी क्या थे, हमारे तारों की हेल्प से ही क्या होता था कि हम जो सागर में जाते थे या फिर पृथ्वी पर हमें कहीं भी किसी भी दिशा में जाना हो तो हम तारों की मदद से ही इधर उधर जा पाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्व काल में तारा समूहों के पैटर्न को तारामंडल कहा जाता था। वर्तमान में आकाश के उन भागों को तारामंडल कहा जाता है जिनमें ये पैटर्न हैं, क्योंकि आकाश के इन भागों में प्राय तारों के पैटर्न की ही प्रधानता होती है, इसलिए सामान्यतः तारामंडल शब्द का उपयोग तारों के समूह के रूप में भी किया जाता है ना। यानी कि जो तारों के समूह के जो पैटर्न होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं। और इन तारों के क्योंकि जो अलग अलग पैटर्न है वो हमें कुछ कुछ नई नई चीज़ें शो करता है, जिसकी वजह से हमने जो है उनको तारामंडल जैसा नाम दिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और भी जाने कुछ नई चीज़ें देखे क्या दी हुई है। विभिन्न संस्कृतियों में तारामंडल की परिसीमाओं को अलग अलग ढंग से निर्देशित किया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU ने अंतर्राष्ट्रीय सहमति से तारामंडल की परिसीमाओं को परिभाषित किया। आधिकारिक रूप से 88 तारामंडल सूचीबद्ध किए गए हैं। कितने?
88। ये क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूरी नहीं है आए ही, बट आ सकता है। और एज अ नॉलेज भी आपको पता होना चाहिए कि कितने तारामंडल को आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध किया गया है, 88। और इस प्रकार संपूर्ण आकाश को 88 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आकाश के इन क्षेत्रों को अब तारामंडल के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चित्र हमारा 12.3 दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये कितना सुंदर चित्र है। अलग अलग तरह की यहाँ पर तारा है और उनसे नई नई आकृतियाँ बनी हुई हैं, उसी के बारे में यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं। तारामंडल ओरायन को प्राय शिकारी के रूप में निरूपित किया जाता है। ओरायन देख लेते हैं हम कौन सा। देखो ये ओरायन है, ये वाला। और देखो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ये आदमी खड़ा हुआ है, उसने एक अपना हाथ ऊपर उठाया हुआ है और एक हाथ से वो तीर चला रहा है ना। तो इसका नाम इन्होंने क्या रखा हुआ है, ओरायन। ठीक है, इस तारामंडल के बीचों बीच के जो 3 तारे हैं वे शिकारी की पेटी या बेल्ट कहलाते हैं। देखो ये जो 3 तारे एक साथ दिख रहे हैं ना, इनको क्या गया है, पेटी या बेल्ट कहा गया है। नेक्स्ट है कैनिस मेजर तारामंडल का तारा लुब्धक सीरियस रात्रि आकाश का सबसे चमकीला तारा है। देखो ये वाला सीरियस, इसमें देखिए कैनिस मेजर, इस वाली पूरी आकृति का नाम क्या दिया गया है, कैनिस मेजर। और इसका जो सबसे चमकीला तारा है इसे कहा गया है लुब्धक या सीरियस। ठीक है, और ये सबसे क्या है, चमकीला तारा है। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि कैनिस मेजर तारामंडल का जो कौन सा तारा है जो सबसे चमकीला है। अलग अलग आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें एक ऑप्शन लुब्धक या सीरियस का भी होगा। तो आपने ये पढ़ा होगा तो आप अच्छे से उसको क्या है, टिक कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखो एक चीज़ यहाँ पर इन्होंने दी नहीं है, बट यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि एक और यहाँ पर आकृति है वृष या टॉरस के जैसी दी हुई है यहाँ पर, है ना। और ये देखिए मतलब आप देख सकते हैं कि इस तरह की यहाँ पर आकृति ये बनी हुई है टॉरस की। तो हमने इस चित्र में क्या देखा, कैनिस मेजर है, ओरायन है और टॉरस है। ठीक है, मतलब इनको हमने पहचाना है या वैज्ञानिकों ने किस तरह की आकृतियाँ हैं। आप अपनी इमेजिनेशन से भी नई नई आकृतियों को उसमें ढूंढ सकते हो, जो वैज्ञानिकों द्वारा आकृति बनाई गई हैं, या जो मतलब एक तरीके से जिसको कह सकते हैं कि हाँ ये उस चीज़ को शो कर रहा है, किसी मतलब शिकारी जैसे को। तो फिर आप उन्होंने इस तरह की आकृति बना दी है। कैनिस मेजर है, उसके बीच का एक तारा है वो ज़्यादा चमक रहा है, या वृष या टॉरस है वो उस तरह का दिख रहा है ना। आगे बढ़ते हैं हम। इसी में ये देखो ये चीज़ें और इन्होंने क्लियर करके दी हुई हैं कि जो यहाँ वाला तारा है और या इनका वो आद्रा है, जिसको हम बिटल जूस भी कहेंगे, ये लुब्धक था कैनिस मेजर का। और वृष का जो ये वाला तारा है वो रोहिणी अल्डेब्रान है। और जो इधर साइड में छोटे छोटे तारे हैं इकट्ठे, एक झुंड सा यहाँ पे तारों का है, इसे कृत्तिका या प्लायोडिस कहा गया है ना। भारतीय खगोल शास्त्र में नक्षत्र शब्द का उपयोग किसी तारे या तारामंडल के लिए किया जाता है, जैसे आद्रा नक्षत्र ओरायन तारामंडल में बिटलजूज नाम का तारा, कृत्तिका नक्षत्र वृश्चिक तारामंडल में प्लायोडिस नाम का तारा समूह। अल्डेब्रान वृष तारामंडल में एक तारा है जिसे रोहिणी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर इस चीज़ को बताने का मतलब ये है कि जो अलग अलग आकृतियाँ हैं इनमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई एक विशेष तारा है जो बहुत चमकीला है, और उसको पर्टिकुलर उन्होंने क्या है, एक नाम दिया है कि हम इस तारे को इस नाम से बुलाएंगे, है ना, या इस तारामंडल में ये नाम का तारा है। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये चीज़ बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है ना। और जब बुक में है तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में भी पेपर बन के आ सकता है और इस चैप्टर से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तारों के 2 पैटर्न बिग डिपर और लिटिल डिपर दर्शाए गए हैं। देखो बिग डिपर और लिटिल डिपर, बिग डिपर और क्या है, लिटिल डिपर। इसी चित्र में क्या है, ध्रुव तारा भी दर्शाया गया है। देखो ये क्या है, ध्रुव तारा है यहाँ पर, जो क्या है कि लिटिल डिपर का अंग है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो जो ध्रुव तारा है वो मतलब किसका अंग है, बिग डिपर का है या लिटिल डिपर का है। और बिग डिपर को ही हम क्या कह रहे हैं, सप्तऋषि भी कह रहे हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में अचल दिखाई पड़ता है, जिसकी सहायता से उत्तरी गोलार्ध में उत्तर दिशा की पहचान की जा सकती है। मतलब ये तो आपको पता ही होगा वैसे भी, जो ध्रुव तारे की जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा होती है, और
उसी की हेल्प से जो उत्तर दिशा में आपको सबसे चमकीला चमकता हुआ तारा दिखाई देता है वो ध्रुव तारा होता है, या उसको हम पोल स्टार भी कहते हैं। ठीक है। बिग डीपर तारामंडल अर्सा मेजर का अंग है जबकि लिटिल डीपर तारामंडल अर्सा माइनर में है। भारत में बिग डीपर को सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है और पोल स्टार को ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है। जो बिग डीपर है वो किसका अंग है? अर्सा माइनर। ठीक है। और वो जो भारत में जो बिग डीपर है उसको सप्तऋषि कहते हैं हम। सॉरी, जो बिग डीपर है वो हमारा अर्सा मेजर का पार्ट है और लिटिल जो डीपर है वो हमारा अर्सा माइनर का पार्ट है। ठीक है। और जो बिग डीपर को हम सप्तऋषि कहते हैं, और जो ध्रुव तारा है उसको मतलब बाहर या फिर हमारी कंट्री में तो ध्रुव तारा कहेंगे, बट अदर कंट्रीज़ में पोल स्टार कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर ये लड़का है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि रात्रि में कुछ तारोमंडल की पहचान कैसे करते हैं। तो देखिए, तारामंडलों में तारों के साथ जुड़ी सामान्य क्षेत्रीय कहानियों के अतिरिक्त भारत के अनेक वनवासी समुदायों एवं जनजातियों की भी उनके संबंध में अपनी स्वयं की कहानियाँ हैं। उदाहरण के लिए सप्तऋषि के वे 4 तारे जो लगभग एक आयत जैसी आकृति बनाते हैं। मध्य भारत की जनजातियाँ उन्हें दादी माँ के चारपाई के रूप में देखती है और ऐसा मानती है 3 चोर अन्य 3 तारे इसे चुरा रहे हैं। कोंकण तट के मछुआरे इन्हीं 4 तारों की कल्पना एक नाव के रूप में करते हैं, जिनके अंतिम के 3 तारे उस नाव की ग्रीवा हैं। यानी कि बस यहाँ पर ये बताना दिया गया है कि यहाँ पर जो आकृतियाँ तारामंडल की होती हैं वो अपने अपने लोगों के धार्मिक या मतलब ज्योग्राफिकल या फिर उनकी सोच पर डिपेंड करता है कि वो उसे किसी, यहाँ पर देखो जैसे आयत के रूप में बन रहा है तो वो एक आयत उन्होंने यहाँ पर कह दिया है ना। और इस तरह से क्या है कि अलग अलग तरह की उसको जो आयत है उसको दादी माँ की चारपाई बता दिया है ना। कोंकण तट के जो मछुआरे हैं वो नाव के रूप में करते हैं इसकी कल्पना। तो वो डिपेंड करता है लोगों की सोच पर, उनकी समझ पर, उनके आसपास की चीज़ों पर कि वो किस तारे की आकृति को किस रूप में देखना चाह रहे हैं और क्या वो उसे देखना पसंद कर रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके आगे हम देखते हैं कि जो रात्रि में आकाश का अवलोकन। देखो, रात्रि आकाश में केवल कुछ तारे ही दिखाई देते हैं। यह प्रकाश प्रदूषण, धुएं और धूल के विद्यमानता के कारण होता है। रात्रि के समय अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश की उपस्थिति को प्रकाश प्रदूषण कहा जाता है। गांवों अथवा उन क्षेत्रों में जहां प्रकाश प्रदूषण कम होता है वहां बड़ी संख्या में तारे देखे जा सकते हैं। रात्रि आकाश का सर्वोत्तम अवलोकन खुले और अंधेरे स्थान से किया जाता है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि कभी आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है या नहीं किया है, बट मैं जैसे कभी कभी जब मैं छोटी थी तो मैं अपने गांव में जाती थी, तो कई बार जैसे हम गांव में क्या होता है कि खुले में ही सो जाते हैं चारपाई वगैरह डाल करके, है ना। तो जब हम खुले में सो जाते हैं, क्योंकि और यहाँ पर उन्होंने कहा है कि क्योंकि गाँवों में क्या होता है कि प्रकाश प्रदूषण कम होता है, लाइटिंग बहुत ज़्यादा कम होती है ना। दिन ढलते ही सभी के घरों में क्या है, अंधेरा हो जाता है। सब जल्दी जल्दी अपने घरों में चले जाते हैं, खाना समय से खा करके लेट जाते हैं। तो क्योंकि वहाँ पर प्रकाश प्रदूषण नहीं होता, वैसे भी काफ़ी एयर पोल्यूशन भी कम होता है, तो रात के समय बहुत अच्छा स्काई दिखाई देता है, एकदम क्लियर, और बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, है ना। तो जब मैं छोटी थी तो शायद मुझे उस समय समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे यहाँ पर शहरों में दिखाई नहीं देते बट गाँव में दिखाई देते हैं। बट अब मुझे वो चीज़ समझ में आ गई है कि क्योंकि प्रकाश प्रदूषण और एयर पोल्यूशन होने की वजह से क्या होता है कि हमें शहरों में जो स्काई होता है वो क्लियर दिखाई नहीं देता, बट गाँवों में या फिर ऐसी जगह जहाँ प्रकाश प्रदूषण कम हो या एयर क्वालिटी अच्छी हो जहाँ की, है ना, या फिर लेह लद्दाख जैसी जगह में हम क्या है कि आकाश में तारों के समूह को बहुत अच्छे से देख सकते हैं और एक सुंदर नज़ारे को क्या है कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्तर पर प्रकाश प्रदूषण में वृद्धि हो रही है, अतः रात्रि आकाश के पिंडों के अध्ययन और अवलोकन के आनंद में कमी आती जा रही है। विश्व भर में कुछ अंधेरे आकाश वाले संरक्षित क्षेत्र एवं उद्यान स्थापित किए गए हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु आकाश में अंधेरा बनाए रखने के लिए प्रकाश प्रदूषण नियंत्रित किया जाता है। कुछ संगठन प्रकाश प्रदूषण के संबंध में लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। देखो, ये कितना इम्पोर्टेंट है, हमने शायद कभी इस चीज़ पर ध्यान दिया नहीं होगा, पर ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रकाश प्रदूषण भी एक बहुत बड़ी समस्या है
है ना। यानी कि जब लाइटिंग हमारे आसपास ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा लाइट होंगी, तो जो हमारे आकाश में जो तारे टिमटिमा रहे हैं, हम उनका जो अवलोकन है वो उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि प्रकाश प्रदूषण कम हो, और उसके लिए क्या है कि जो विश्व भर में कुछ संस्थानें हैं या कुछ जगह है, कुछ मतलब जिनको हम इस तरह से बना रहे हैं कि हमें रात में अपने स्पेस का या फिर अपने आकाश का अच्छे से अध्ययन करना हो, तो हम वहाँ पर क्या है, प्रकाश प्रदूषण कम हो, है ना। जिससे कि वहाँ की जो अ, आकाश में होती हुई एक्टिविटीज़ हैं, तारों के बीच में, तारों के समूह में, ग्रहों में, इन सभी चीज़ों में हम उनको ऑब्जर्व कर सकें और कुछ ना कुछ निष्कर्ष पर पहुँच सकें, है ना। तो क्या है, ये भी अपने आप में एक समस्या धीरे धीरे बनती जा रही है, लाइटिंग्स का ज़्यादा होना। ठीक है। तो उस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो फिर तो ये है कि हमें रात में मतलब जल्दी ज़्यादा लाइट्स नहीं जलानी चाहिए, अगर हम भी यही चाहते हैं कि हमारी कंट्री में भी उन चीज़ पर ज़्यादा रिसर्च हो, अच्छे से साइंटिस्ट को जगह मतलब मिल सके अपनी रिसर्च करने के लिए। तो ये ज़रूरी है कि, और आप भी देखते होंगे कि क्योंकि जब तारे इतने छोटे छोटे से हैं, काफ़ी दूर हैं, और जब हमारी आंखों पर चमक पड़ेगी बाहर की ही एकदम, तो फिर हम ऊपर की साइड से जो चमक आ रही है वो भी इतनी कम है, तो हम उसको कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे, है ना। आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हैं कि कई बार जैसे मान लो आप रोड पर जा रहे हैं, रात में किसी रोड पर जा रही हैं, और आपकी हेडलाइट जो है वो जली हुई है, और सामने से भी कोई वाहन आ रहा है और उसकी भी हेडलाइट जली हुई है। तो जब अंधेरा यहाँ पर है, पर क्योंकि लाइट के आने की वजह से क्या है कि आप सामने की जो चीज़ है ना उसे क्लियर नहीं देख पाते हो, है ना। बट अगर वही वो अपनी हेडलाइट को डिम कर देता है, तो आप सामने की चीज़ें क्या है, इजीली देख पाते हो। तो सेम वही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई हो रही है कि जब लाइट्स धरती पर कम होंगी, तो हम ऊपर आसमान की जो लाइट्स है, या जो आसमान में तब चमकते हुए तारे हैं, हम उनको अच्छे से क्या है, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है। तो यही यहाँ पर चीज़ें समझाने की कोशिश की गई हैं। नेक्स्ट है, सभी तारे और तारामंडल पृथ्वी के सभी स्थानों से और वर्ष की प्रत्येक रात में दिखाई नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए ध्रुव तारा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध से नहीं देखा जा सकता। ठीक है। तो अगेन नेक्स्ट यहाँ पे ये पॉइंट बन सकता है, क्वेश्चन अराइव हो सकता है कि कौन से गोलार्ध से नहीं देखा जा सकता। दक्षिणी, पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध से ध्रुव तारे को देखा नहीं जा सकता है। ठीक है। तारामंडल को पहचानने के लिए आपको यह जानना, तारामंडल कैसे दिखाई रात्रि देता है, आप रात्रि आकाश में इसको कहाँ देखना चाहिए। तारामंडल आकाश के किस भाग में और कब दिखाई देगा। देखो इसके लिए मतलब क्या होता है कि अब कैसे, अब तो मतलब हमारे पास कई सारे मानचित्र आ चुके हैं मोबाइल में, हम क्या है अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कि तारामंडल की जो स्थितियां हैं उनको देखने के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, मतलब कुल मिला के ये है कि जो तारामंडल है कैसे दिख रहा है, कहाँ पर देखना है। तो हम आप अब उसके लिए ना बहुत ज़्यादा हमें कुछ खास एक नॉर्मल कोई जिसे नहीं भी पता हो कुछ भी तारों के बारे में, वो भी क्या है कि इजीली अपना मैप वगैरह डाउनलोड कर सकता है। और एप्लीकेशंस आती है गूगल अर्थ वगैरह इस तरीके से, या फिर स्काई की भी आती है एक, जिसमें सब चीज़ें दिखाई गई हैं, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो आप क्या है कि सभी तारों की स्थिति वहाँ पर देख सकते हो, विद नेम, विद नेम होती हैं वहाँ पर, है ना। तो इस तरह से क्या है कि आप उन सब की स्थिति को देख सकते हो, और छत पे जा कर के आप लोकेशन का पता भी लगा सकते हो कि आप मान लो ऊपर कहाँ पर छत पे अपनी खड़े हो, तो फिर आप किस साइड में वो तारा आप उसे देखना चाह रहे हो, तो आपको वो दिख जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, तारों, तारामंडल एवं ग्रहों की मोबाइल फ़ोन से पहचान हेतु स्काई मैप एक अत्यंत सुविधाजनक ऐप है। देखो यहाँ पर ये आगे स्काई मैप कौन सा है, वो स्काई मैप एक अत्यंत सुविधाजनक ऐप है। स्टेलेरियम इसी प्रकार के कन्या ऐप है। स्टेलेरियम का कंप्यूटर रूपांतरण कर अनेक विशेषताओं से युक्त है, और इसे निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि तारों, तारामंडल, ग्रहों की पहचान के लिए कौन से ऐप को हम डाउनलोड करेंगे, मोबाइल सुविधा कौन सी दी गई है हमें। तो वो ऐप है आपका स्काई मैप और स्टेलेरियम।
ठीक है, कौन सा है, स्काई मैप और स्टेलेरियम। आगे बढ़ते हैं कि तैयारी मतलब हमें कुछ भी रात में आकाश में अगर देखना हो तो हमें किस तरह की चीज़ों को करना चाहिए जिससे कि हम जो तारों का पैटर्न है, तारा मंडल है, उनको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। तो किसी खुले और अंधेरे स्थान पर पहचान करनी है। कृत्रिम प्रकाश, ऊंचे भवनों और वृक्षों से दूर होना चाहिए, यानी कि खुली खुली जगह होनी चाहिए, बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, कोई भी वहाँ पर लाइट नहीं होने चाहिए, ऊंचे भवन नहीं होने चाहिए कि मान लो आप ऑब्जर्व करो और सामने बिल्डिंग नज़र आ जाए कोई ऊंची सी, तो वो ना हो, बड़े बड़े वृक्ष भी ना हो वहाँ पर। जिस पिंड का अवलोकन करना हो उसी के अनुसार तिथि एवं समय, यह आपको पता होना चाहिए कि आपको जिस भी चीज़ को देखना है, जिस पिंड को देखना है कि वो उस तिथि या समय पर अवेलेबल है या नहीं। जैसे कि बताया कि मान लो आप दक्षिणी गोलार्ध में है पृथ्वी के, बट आप देखना चाह रहे हैं ध्रुव तारे को, पर आपको पता ही नहीं है कि वो देखेगा ही नहीं वहाँ से, तो आप वो देख ही नहीं सकते, आप कभी भी ऑब्जर्व कर लो फिर उसको, है ना। तो इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। उसी प्रकार ऐसी रात का चयन कीजिए जिसमें आकाश में ना तो बादल हो और न ही चंद्रमा दिखाई दे रहा हो, क्योंकि ध्रुव तारा बहुत चमकीला तारा नहीं है ना। मतलब हमें ये ध्यान भी रखना है कि आकाश में एक तो बादल ना हो, चंद्रमा भी दिखाई ना दे रहा हो। क्यों? क्योंकि कुछ तारे देखो, अब चंद्रमा के सामने तो तारों की, क्योंकि तारे वैसे तो देखो उनका अपना खुद का प्रकाश है और उनकी भाई लाइट भी ज़्यादा है, बट वो क्योंकि हमारे सैटेलाइट से ज़्यादा दूर हैं, जिसकी वजह से हमें पॉइंट टाइप जैसे ही दिखाई देते हैं। बट मून से कंपैरिजन करने के दौरान क्या होगा कि उनकी लाइट क्या होगी, हमें कम दिखाई देगी। तो हमें ऐसे ही नाइट को सिलेक्ट करना है जिसमें मून क्या है हमारा निकला हुआ ना हो, ठीक है। कोई मोबाइल ऐप है ना, मतलब उसको हमें डाउनलोड करना है। आकृतियों के प्रिंट आउट को अपने पास रखना है। दिशाएं ज्ञात करने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक या प्रेक्षण लिखना, चित्र बनाने के लिए एक नोटबुक वगैरह का भी क्या है आपको साथ रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कि मोबाइल ऐप भी आपने डाउनलोड करके रखी हुई हो कि यहाँ पर इस स्थिति में, यहाँ पर इस जगह पर दिखाई देगा। प्रिंट आउट निकाल के रख लो, या उसका अगर आपके पास ऑनलाइन सुविधा अवेलेबल नहीं है उस जगह पर, है ना, अपनी कंपास का भी हेल्प ले सकते हो आप दिशा का पता करने के लिए, ठीक है। इसके बाद है नियत दिन एवं समय पर किसी व्यस्त के साथ उस स्थान पर जाएं, किसी मतलब बड़े के साथ ही आप उस जगह पर जाएं, है ना, जिससे कि आप क्या हो, देखो वैसे तो ये चीज़ें सभी छोटे बच्चों के लिए हैं, मैं जस्ट आपको एक बता रही हूँ क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो, आप सीटेट एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, कल को आप भी टीचर बनोगे, बच्चों को पढ़ाओगे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स में हो चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स में हो। तो आपको भी पता होना चाहिए कि किन किन स्टेप से हमें गुजरना पड़ेगा बच्चों को ये सब सिखाने के लिए, तो आप भी ईज़िली उनको बता पाएंगे, ठीक है। एग्ज़ाम में देखो ये चीज़ें आ भी सकती नहीं भी आ सकती, बट जितना मुझे पता है तो ये तो खैर नहीं पूछा जाएगा, है ना। पर फिर भी कोई नहीं, हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, हम इसको पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लगभग आधा घंटा प्रतीक्षा करिए, अंधेरे के अनुसार समंजित हो जाइए अपने नेत्र को। मतलब क्या है कि अच्छा खासा अंधेरा हो गया हो उस समय पर, आप जिस भी तारे को या जिस भी चीज़ को ऑब्जर्व कर पा रही हो उस पर आपका ध्यान हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं और थोड़ा सा आपको पेशेंस भी रखना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ चीज़ों को करते हुए। लकीली कि मतलब मैंने भी ये चीज़ें टेलीस्कोप से देखी हुई हैं। मेरे हस्बैंड के पास भी टेलीस्कोप है, मैंने मून को देखा है अपनी आँखों से, बहुत सुंदर दिखाई देता है सच में। और मतलब एक अलग ही आपको नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। और अगर कभी आपको मौका मिले टेलीस्कोप से अपनी स्काई के अंदर सैटेलाइट को देखने का, मून को देखने का या फिर किसी और स्टार को देखने का, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत बहुत सुंदर लगेगा वो चीज़। एक अलग ही मतलब चीज़ें महसूस होंगी कि आपने प्रकृति की ये चीज़ को भी अपनी आँखों से देखा है ना। तो वो अपने आप में ही एक बहुत ही खुशी वाला पल आपके लिए होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात्रि आकाश में आप सप्तऋषि और ध्रुव तारे की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताई गई है कि जो रात्रि में जो सप्तऋषि होता है, जो ध्रुव तारा होता है, उसकी पहचान हम क्या आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है सप्तऋषि को देखने के लिए ग्रीष्म ऋतु के दौरान रात्रि के 9 बजे आकाश में अवलोकन करें। लो यहाँ पर तो उन्होंने ये सीधा सीधा कह दिया कि जब गर्मी पड़ रही हो, रात्रि के 9 बज रहे हो, तो आप सप्तऋषि को क्या है आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में ओरायन को ज़्यादा अच्छी तरह दिसंबर से अप्रैल महीनों में सूर्यास्त के बाद देखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर ये भी बता दिया, ओरायन को अगर देखना है तो हम क्या करेंगे, दिसंबर से अप्रैल महीने में, यानी कि दिसंबर से अप्रैल महीने में सूर्यास्त के बाद,
है ना का, यानी कि जब सूरज छिप जाता है तो ओरायन को क्या है, ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, ओरायन क्या है कि एक लगभग एक छोटी सरल रेखा में 3 चमकदार तारे स्थित हों, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि 3 तारे एक बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस में होते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, बिल्कुल सीक्वेंस में होते हैं। आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, मैंने तो बहुत बार किया है। मतलब इस तरीके से होते हैं। कई लोग उनको मतलब अपनी धार्मिक उससे भी जोड़ देते हैं और उनको रात में जल वल भी देते हैं। वो उनकी अपनी धार्मिक श्रद्धा होती है किसी ना किसी चीज़ के प्रति, बट मैंने उनको देखा है ना। तो मेरे घर में कुछ लोग करते थे, तो मैंने उनको ऐसा करते हुए देखा है। तब मैंने पूछा था कि आप ऐसे रात में जल किसी को दे रहे हो, क्योंकि सूर्य देव को तो जल सभी देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये 3 तारे एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो इनको जल दिया जा रहा है। तो है ना, इस तरह की मतलब वो हमने पढ़ा भी था, ऊपर शिकारी की बेल्ट जैसा कुछ बीच में था उनके, ठीक है ना। तो ओरायन तारामंडल को पहचानने की क्या है, ये सबसे सरल विधि है। जब 3 तारे एक साथ ऐसे दिखाई दिए जाएं तो उसके आसपास आप क्या है, उस शिकारी को की आकृति को इमेजिन करके देख सकते हैं। ठीक है, ओरायन के बीच के 3 तारों से गुजरती हुई सरल रेखा की कल्पना, हाँ मतलब ये सब वही दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, सौर परिवार। सबसे पहले आता है हमारा सूर्य। ठीक है, सूर्य एक तारा है, यह हमारे सबसे निकट का तारा है। ये गैसों का एक अत्यंत गर्म गोला है। सूर्य अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है और यही कारण है कि यह इतना चमकदार होता है। ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न करता है जो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ना। पता ही है आपको, ऊर्जा सूर्य तारा है, सबसे निकट तारा है, गैसों का बना हुआ है, अत्यधिक ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न करता है और वो सब पृथ्वी पर मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है ना, देख सकते हैं आप यहाँ पर सूर्य व्यास में यह पृथ्वी से लगभग 100 गुना बड़ा है। यानी कि पृथ्वी जितनी बड़ी हमारी पृथ्वी है, उतने ही 100 पृथ्वी और हमारे क्या है, उस सूर्य में समा सकते हैं। इतना बड़ा सूर्य है, फिर भी यह हमें इतना छोटा दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है। ठीक है, तो उसके बाद पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। यह दूरी एक खगोल मात्रक यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एयू कहलाती है। इसका उपयोग सामान्यतः सौर परिवार में बड़ी बड़ी दूरियों को सुविधापूर्वक व्यक्त करने के लिए होता है। तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य पृथ्वी से, या पृथ्वी सूर्य से। ठीक है, और यह दूरी क्या है, खगोलीय मात्रक है। ठीक है ना, इसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एयू भी कहते हैं। इसके बाद है सूर्य द्वारा प्रदान की गई ऊष्मा। पृथ्वी को ऐसे ताप पर बनाए रखती है जिस पर जीवन संभव हो जाता है। सूर्य का प्रकाश पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य है और मानवों एवं जंतुओं को भोजन एवं ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। सूर्य जलवायु, ऋतुओं, मौसम, जलचक्र एवं पवन के कारण है जो पृथ्वी पर जीवन के संपोषण के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि सूर्य के होने से ही हमारी पृथ्वी पर जीवन है। ये जिस भी तरह की हम मौसम में चेंजेस देखते हैं, दिन रात देखते हैं, जलवायु में परिवर्तन देखते हैं, ये सब किसकी वजह से है, सूर्य की वजह से ही है। देखो यहाँ पर एक छोटी सी लड़की है ये, और ये क्वेश्चन पूछ रही है कि हमारा सूर्य भी एक तारा है, फिर ऐसा क्यों है कि सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है और पूरे आकाश में फैला रहता है, जबकि अन्य तारे रात्रि में हैं, रात के आकाश में चमकदार बिंदु की तरह दिखाई पड़ते हैं और दिन के समय तो ये दिखाई भी नहीं देते। तो इस क्वेश्चन का आंसर यह है कि अन्य तारों की तुलना में सूर्य हमारे बहुत समीप है, इसलिए यह अन्य तारों की तुलना में बहुत बड़ा दिखता है। सूर्य के अतिरिक्त अन्य सभी तारे हमसे बहुत अधिक दूरी पर हैं, वे बिंदुओं जैसे दिखाई देते हैं। यद्यपि इनमें से अनेक तारे सूर्य की तुलना में बहुत बड़े हैं। दिन में सूर्य की चमक के कारण अन्य तारों को देख पाना संभव नहीं हो पाता, है ना। यानी कि यहाँ पर ये कही गई है बात कि जो सूर्य जो तारा है वो बाकी सभी तारों से क्या है, हमारी पृथ्वी के पास है, जिसकी वजह से क्या है कि हम उसको आसानी से या फिर हम उसको अन्य तारों की तुलना में क्या है, बड़ा देख पाते हैं। और जो बाकी के तारे हैं वो काफ़ी दूर हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो हमें एक बिंदु के समान ही दिखाई देते हैं।
ठीक है ना। और दूसरा, दिखाई दिन में क्यों नहीं दिखे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना ज़्यादा है, जब सूर्य का व्यास ही इतना बड़ा है कि 100 गुना पृथ्वी के बराबर है, तो कॉमन सी बात है कि भाई उसका प्रकाश भी पूरा भाई ऊष्मा का, गैसों का बना हुआ है। इतनी ज़्यादा चमक उसके अंदर होती है कि जो दिन के समय हमें बाकी जो तारे हैं या बाकी जो हमारे चमकदार तारे हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद है, सूर्य के बाद हमारे सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है, जो लगभग 26,09,000 AU की दूरी पर स्थित है। इसका तात्पर्य है कि इसकी दूरी सूर्य से हमारी दूरी के लगभग 26,09,000 गुना है ना। तो सूर्य से भी मतलब सूर्य के बाद जो निकट तारा कौन सा हुआ, वो हमारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। और इसकी दूरी पृथ्वी से इतनी है। इसके बाद यहाँ पर फिर इस बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि क्या आकाश में केवल तारे ही विद्यमान हैं या फिर अन्य पिंड भी हैं जिनकी और अभी तक हमारा ध्यान ही नहीं गया, है ना। आकाश में अनेक अन्य पिंड भी विद्यमान हैं। इनमें से कुछ पिंडों के साथ हमारी पृथ्वी और सूर्य मिलकर सौर परिवार निर्मित करती हैं। इनमें से अधिकांश पिंड सूर्य के चारों घूमते हैं। किसी पिंड का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है ना। तो यानी कि क्या है कि सूर्य ही नहीं है और पिंड भी मौजूद है, और उन पिंड से क्या मिलकर हमारे सूर्य के साथ मिलकर सौर परिवार बनता है और वह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। इसमें भी पहला आता है अब ग्रह। ग्रह एक विशाल और लगभग गोलाकार पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है क्योंकि सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। पृथ्वी की ही तरह अन्य ग्रह भी जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, है ना। जो ग्रह होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और गोलाकार होते हैं, पर सूर्य की क्या है? परिक्रमा करते रहते हैं, ठीक है। और पृथ्वी को लगभग 1 साल का समय लग जाता है उसकी परिक्रमा पूरी करने के लिए। इसके बाद है, सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी पर अपने अक्ष पर घूर्णन भी करती है। अपने अक्ष पर एक बार पूरा घूम जाने से पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है, जो एक दिन कहलाता है। पृथ्वी की तरह ही अन्य ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ अपनी अक्ष पर घूर्णन करते हैं, है ना। तो सूर्य यानी कि जैसे ये हमारा सन है और अर्थ हमारी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके चारों तरफ लगा रही है चक्कर, बल्कि वो अपनी भी चारों तरफ ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रही है अपनी अक्ष के चारों तरफ, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि दिन रात बनते हैं, और ऐसे करने में उसे 24 घंटे का समय लगता है एक घूर्णन को पूरा करने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम पर सौर परिवार के 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, वरुण। सूर्य के सबसे निकट 4 आंतरिक ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चारों आकार में छोटे हैं। इनकी सतह ठोस और चट्टानी है। तो सूर्य के निकट 4 आंतरिक ग्रह कौन से हैं? या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आंतरिक ग्रह कौन से हैं, वो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये हमारे 4 क्या हैं? आंतरिक ग्रह हैं, और आकार में छोटे होते हैं, और इनकी जो सतह है वो ठोस और चट्टानी है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सौर परिवार का चित्र कितना सुंदर दिया गया है, कितना बेहतरीन चित्र यहाँ पर NCERT ने दिया है ना। और कितने अच्छे से क्लियरली ये विजिबल भी है। यहाँ पर ये क्षुद्र पट्टी है जो कि हमारे ये सूर्य है, फिर बुध। देखो सूर्य के साथ बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हमारे क्या है? आंतरिक ग्रह। देखो यहाँ पर ये हमारे क्षुद्र ग्रह की पट्टी आ गई है ना, तो इसके अंदर अंदर के जो 4 ग्रह हैं ये तो हमारे क्या हैं? आंतरिक ग्रह हैं। इसके बाद के जो ग्रह हैं वो क्या हैं? हमारे बाह्य ग्रह, ठीक है। इनकी सतह चट्टानी है और ठोस है, ये हमारे गैसीय होते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। और ये जैसे क्षुद्र ग्रह पट्टी हमारी यहाँ पर इनके बृहस्पति के और मंगल के बीच में दी गई है, ठीक है। इसी चित्र से ही इतने सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से रीड करेंगे तो। इसके बाद है शुक्र प्राय भोर एवं और संध्या के समय चमकता हुआ दिखाई देता है, अतः इसे सामान्यतः भोर तारा या संध्या का तारा कहा जाता है। हालांकि यह तारा नहीं है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह लाल रंग का दिखाई पड़ता है। इसका कारण यह है कि मंगल ग्रह की मृदा का रंग लाल है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर शुक्र, देखो ये शुक्र हमारा दिया हुआ है, पृथ्वी के पास है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, और ये रात सुबह का तारा, भोर का तारा भी हम इसको बोलते हैं, नाम बस दिया गया है। जबकि ये ग्रह
है, कोई तारा नहीं है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है और आ भी सकता है कि जो शुक्र है, वो जो शुक्र है उसे भोर का तारा कहते हैं, क्या ये तारा है, ग्रह है, इस तरीके से। तो ध्यान रखना है, शुक्र एक तरह का ग्रह है, बट इसको चमकने की वजह से इसे सुबह का तारा या भोर का तारा कहते हैं। और मंगल ग्रह लाल है, क्यों? क्योंकि जो इसकी सतह है, इसकी जो मिट्टी है वो कैसी है, वो लाल रंग की है। चट्टानें क्या है, इस पर लाल रंग की पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, ये लास्ट का चैप्टर है, तो थोड़ा सा प्लीज़ आप लोग पेशेंस बना कर रखिएगा और कंटिन्यू रहिएगा मेरे साथ वीडियो के साथ में। और वीडियो को हो सके तो स्पीड पर करके देखिएगा, उससे आपके टाइम की बचत भी होगी और चीज़ें जल्दी से आप कवर कर पाएंगे, है ना। मुझे अपनी स्पीड से चलना होगा जिससे कि सभी लोगों को ईजीली क्या है कि समझ में आ सके, ठीक है। तो प्लीज़ बोरियत महसूस नहीं कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। क्लास 6 का ये हमारा लास्ट चैप्टर है, इसके बाद हमारी क्लास 7 शुरू हो जाएगी। वैसे मुझे पता है कि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ नया लाने के लिए, है ना। और क्लास 7 या 8 को देख लेंगे, अगर समय रहता है तो मैं अपलोड कर दूँगी वीडियोज़। अब बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स करिएगा, बताइएगा कि आपको ज़रूरत है क्लास 7 और 8 की। और मुझे जिस तरह से रिस्पॉन्स मिलेगा मैं आगे उसी तरह से वीडियोस फिर अपलोड करूँगी। और मेरा सिर्फ़ और सिर्फ मोटिव यही है कि आपका सीटेट बहुत इजीली फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए, बिना किसी फालतू की बुक खरीदे, बिना कहीं किसी और सोर्स के, खाली एनसीईआरटी से ही आप उसको इजीली कवर कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट को। और सिर्फ साइंस ही नहीं, आप एसएसटी को भी सेम तरीके से अच्छे से पढ़ करके अपनी नोट्स बना करके कर सकते हैं तैयार, ठीक है। चलिए बहुत बातें हो गई हैं, तो आगे पढ़ लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं हम। पृथ्वी की सतह का एक बड़ा भाग पानी से ढका है, इसलिए अंतरिक्ष से यह नीले रंग की दिखाई देती है। इस कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। सबसे बाहर के ग्रह 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं वरुण। पृथ्वी की तुलना में यह बहुत बड़े और अधिकांशतः गैसों से बने हैं। इन विशाल गैसीय ग्रहों के चारों ओर विशाल चपटी वलयाकार संरचनाएं हैं जो धूल एवं शैल पदार्थों से बनी हैं, ठीक है। जो बाहरी 4 ग्रह होते हैं हमारे, वो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण हैं, और ये हमारे गैसों से बने होते हैं। और इनके चारों ओर क्या है, धूल और शैल के पदार्थ से बने क्या है, वलय होते हैं। ग्रह अपनी अधिकांश ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं, अतः जो सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होता है, सामान्यतः वह ग्रह उतना ही अधिक ठंडा होता है। किसी ग्रह पर यदि वायुमंडल होता है तो वह ऊष्मा को बाहर जाने से रोक सकता है, जिसके कारण उस ग्रह के ताप में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। इसी कारण शुक्र ग्रह बुध ग्रह की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी होने के बाद भी उससे अधिक गर्म होता है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं कि जो ग्रह वो ठंडा या गर्म, ये उसके वायुमंडल पर होने पर डिपेंड करता है। जैसे कि जो शुक्र ग्रह है हमारा, तो वहाँ से क्या है, जो ऊष्मा है जल्दी से बाहर नहीं जा पाती, जिसकी वजह से क्या है, वो सूर्य से दूर होने के बाद भी, बुध से दूर होने के बाद भी क्या है, गर्म होता है। क्योंकि वहाँ का जो वायुमंडल है वो इस तरह का बना हुआ है कि वहाँ की जो श्वसन द्वारा जो एब्जॉर्ब हो जाती है वहाँ पर ऊष्मा, उसे जाने के लिए क्या है, वापस से वो एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, ठीक है ना। आगे प्लूटो नाम का एक अन्य पिंड भी है जो वरुण ग्रह की तुलना में दूर अवस्थित है और सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इसका आकार पृथ्वी के चंद्रमा के आकार से भी छोटा है। जब इसकी खोज हुई थी तो सौर परिवार का एक ग्रह कहा गया था, किंतु बाद में जब उसके जैसे अन्य छोटे छोटे पिंडों की खोज हुई तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 2006 में किसी पिंड को ग्रह कहलाने के लिए आवश्यक शर्तों का पुनर्भाषित किया। इस परिभाषा के अनुसार प्लूटो सहित इन छोटे पिंडों को अब वामन ग्रह कहा जाता है। यानी कि प्लूटो भी हमारे सौर परिवार में पहले शामिल था, पर लेकिन क्या हुआ कि उसकी कुछ हरकतें ऐसी थी जो हमारे सौर परिवार से थोड़ी अलग थी, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, साइंटिस्ट ने उसे बाहर कर दिया। और यह भी देखा कि उसके जैसे और भी ऐसे ग्रह हैं जो बदतमीजी करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि क्लास में या अपने आसपास के कुछ लोग होते हैं, बड़े रूल्स नियम रेगुलेशन से या समाज के तौर तरीके से चलते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो अपनी ही धुन में सवार होते हैं, अपनी ही मन की करते हैं। तो क्या कर देते हैं, उनको समाज से अलग कर दिया जाता है कि भाई ये तो, इसके तो लक्षण ठीक नहीं है, ये कुछ उल्टा फुल्टे काम करे जा रहा है, अपनी मनमर्जी से चलता है, हमारी कुछ बात ही नहीं मानता। ऐसे ही कुछ फिर साइंटिस्टों को भी लगा प्लूटो को लेकर के, तो उन्होंने भी क्या करा, उसे बाहर कर दिया कि चल भाई तू बाहर चल, अब तेरा कुछ काम नहीं है यहाँ पे, तेरी हरकतें बिगड़ती जा रही दिन पर दिन, ठीक है ना।
तो इस तरह से क्या हुआ कि अब प्लूटो हमारे सौर परिवार का हिस्सा नहीं है, ठीक है। उसको 2006 में क्या करा, बाहर निकाल के फेंक दिया गया है। पर ऐसा नहीं है कि उठा के उन्होंने बिल्कुल अलग कहीं रख दिया है, कि सिर्फ ये है कि है तो अभी वो अपनी ही जगह पर ही, पर बस उसको काउंट नहीं करते हैं सौर परिवार में, है ना। तो बस ये याद रखना है, कोई उठा के अलग से नहीं फेंक दिया है, अभी तक इतनी पहुंच नहीं हो पाई है हमारे वैज्ञानिकों की, है ना। ग्रहों में सबसे आसान शुक्र ग्रह को पहचानना होता है क्योंकि यह बहुत चमकदार है। सूर्य और चंद्रमा के बाद शुक्र ग्रह आकाश का सबसे अधिक चमकदार पिंड है। बुध, मंगल, बृहस्पति एवं शनि को भी बिना किसी प्रकाशिक उपकरण की सहायता के देखा जा सकता है। यह ग्रह इतनी अधिक दूरी पर हैं कि तारों की तरह ही चमकते हुए बिंदुओं जैसे दिखाई देते हैं। ग्रहों के विपरीत तारे अधिक टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। देखो यहाँ पर ये बताया गया कि जो शुक्र होता है हमारा, सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला ग्रह है क्योंकि ये चमकदार होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि को भी हम बिना किसी प्रकाशिक उपकरण की सहायता से देख सकते हैं, पर ये छोटे बिंदु के जैसे दिखाई देंगे, कोई बड़े बड़े दिखाई नहीं देंगे। और जो इनकी जो चमक होगी वो तारों से क्या होगी, कम होगी, क्योंकि तारे हमारे टिमटिमाते हैं, ग्रह हमारे टिमटिमाते नहीं हैं। इनका जो भी प्रकाश होता है वो सूर्य की वजह से ही होता है, ठीक है। इसके बाद आके शुक्र ग्रह को भोर अथवा संध्या का तारा भी कहते हैं। ये सब आपने देखा ही, पढ़ा ही था हमने ऊपर। भोर के समय इसको सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा में देखा जा सकता है। संध्या के समय से देख रहे हैं तो सूर्यास्त के पश्चात पश्चिम दिशा में देखिए, ठीक है। अगर भाई सूर्योदय से पहले तो पूर्व दिशा में दिखेगा और सूर्यास्त के पश्चात ये पश्चिम दिशा में दिखेगा, ठीक है। आकाश के कुछ पिंडों को बिना किसी सहायता के केवल आंखों से देखा तो जा सकता है, किंतु द्विनेत्री दूरबीन, बाइनोकुलर अथवा दूरदर्शक टेलीस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करने से ये अधिक चमकदार और बड़े दिखाई देने लगते हैं। देखो यहाँ पर ही टेलीस्कोप दिखाया गया है, ऐसे टेलीस्कोप है मेरे घर में भी, है ना। बहुत अच्छे से उसमें चित्र दिखाई देते हैं। जब रात को देखो चंद्रमा कितना सुंदर दिखाई देता है। अगर किसी के पास हो, घर में हो, या कभी आपको कहीं बाहर स्कूल मतलब देखा हो, या कहीं भी आप घूमने जाते हैं तो कहीं कहीं पर ये मिल जाते हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा मतलब नज़ारा होता है देखने का सैटेलाइट्स को या अन्य प्लैनेट्स को, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। व्यावसायिक खगोलीय संगठन समय समय पर आकाश दर्शन कार्यक्रम आयोजित करते हैं। संग्रहालय, म्यूजियम, कृत्रिम नभमंडल, प्लानिटेरियम भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यानी कि मतलब टाइम टाइम पर बच्चों को अंदर वो जिज्ञासा दिखाने के लिए कि हमारे आकाश में क्या क्या चीज़ें हैं, हमारे स्पेस में क्या क्या दिखाई दे रहा है, हमारा सौरमंडल में कौन कौन से हैं नहीं हैं, मतलब उनको रियलिटी से दिखाने के लिए, रियल में उन चीज़ों को इंटरेक्ट कराने के लिए क्या है कि आपने देखा होगा साइंस एग्जीबिशंस लगती रहती हैं और म्यूज़ियम वगैरह होते हैं। और इस तरह से आपने वहाँ पर भी हमारे जो लेह में है मतलब ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है, वो भी इस तरीके से ये कुछ वहाँ पर टेलीस्कोप्स रखे हुए हैं जिससे कि लोग आकर के वहाँ पे जो आकाश में हमारे अच्छे से जो तारे दिखाई दे रहे हैं उनको अपनी आँखों से देख सकें। तो इस तरह से क्या है चीज़ों को मतलब करने के लिए गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट संस्था भी कुछ कुछ काम करती रहती है, ठीक है। उसके बाद है प्राकृतिक उपग्रह। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों को सामान्यतः उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों की तुलना में छोटे होते हैं। ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रह को चंद्रमा कहा जाता है। पृथ्वी का एक चंद्रमा है जबकि मंगल के 2 चंद्रमा हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं वरुण ग्रहों के कई चंद्रमा हैं। पृथ्वी का भी एक चंद्रमा है और मंगल के 2 चंद्रमा हैं। और इन वाले जो हमारे ग्रह हैं इनके क्या है, बहुत सारे चंद्रमा हैं। चंद्रमा का मतलब होता है उपग्रह, है ना। हम पृथ्वी का जो सैटेलाइट है उसका नाम हमने चंद्रमा रख दिया है, ठीक है ना, मून रख दिया है। बट बाकी के जो प्लैनेट्स हैं उन्हें हम मून ही कहेंगे। बट अगर नाम रखने की बात आएगी तो हम उन्हें कुछ भी नाम रख सकते हैं, बट हमने अर्थ के मून का नाम मून ही रखा हुआ है ना। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं। सामान्यतः कोई ऐसा पिंड जो अपने से बहुत बड़े पिंड की परिक्रमा करता हो उसे भी उपग्रह कहा जाता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है ना। सूर्य एक बड़ा पिंड है एक तरह से और पृथ्वी से थोड़ा छोटा पिंड है अगर सूर्य से कंपेयर किया जाए तो। और ये भी क्या है, इसके चक्कर लगाता है, तो एक तरह से जो पृथ्वी है वो सूर्य का क्या है, उपग्रह है, सैटेलाइट है ना, ये मून है,
ठीक है। अब चंद्रमा के बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 27 दिन का समय लेता है। यह अंतरिक्ष में हमारा निकटतम पड़ोसी है। पृथ्वी के विपरीत चंद्रमा पर वायुमंडल न के बराबर है। ठीक है, तो पृथ्वी का प्राकृतिक चंद्रमा है, 27 दिन में क्या है उसकी पृथ्वी की क्या है परिक्रमा पूरी करता है। ठीक है, और क्या है इस पर वायुमंडल क्या है ना के बराबर है। आपने कई बार देखा भी होगा, जैसे हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स जाते हैं वहाँ पर, तो पूरा अपने आप को पैक वैक करके जाते हैं, पूरी ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था करके जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है ना। और अगर वहाँ पर वो उस तरह से नहीं जाएंगे तो उनको वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और जिसकी वजह से क्या है वो वहाँ पर मर जाएंगे। ठीक है, हवा में उड़ते रहेंगे, क्योंकि ग्रेविटी भी वहाँ पर मतलब बहुत कम है। आगे है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो चंद्रमा का व्यास कितना है? पृथ्वी का 1/4। ठीक है, चंद्रमा की सतह पर वृत्ताकार कौटुर्यनुमा संरचना दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें गर्त या क्रेटर कहते हैं। इनमें से अधिकांश गर्त अंतरिक्ष आई चट्टानों क्षुद्र ग्रहों के आघात से बनी हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल, जल अथवा जीवन विद्यमान न होने के कारण विशिष्ट संरचनाएं उसकी सतह पर लंबे समय से बनी हुई हैं। यहाँ से क्वेश्चन सीटेट पूछता है कि जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का कितना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, जो गड्ढे या गर्त वहाँ पे बने हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पूछने के लिए आता है कि क्रेटर कहते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये इस तरह के मतलब ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। दूसरा क्या है कि वहाँ पर वायुमंडल, जल और जीवन, इन मतलब तीनों चारों ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से क्या उपस्थित है और क्या नहीं है। ये चारों ही नहीं है, तो इस तरह से ये तीनों ही नहीं है, तो वो ऑप्शन भी आ जाएगा। तो यहाँ से देखने में बहुत छोटा और सिंपल सा लग रहा है ये, बट लेकिन जब क्वेश्चन का टाइम आता है तो हम भूल जाते हैं कई बार। तो मैंने इसलिए ये चीज़ हाईलाइट करके रखी हुई, जिससे कि आप जब इसको पढ़ें तो आपको ध्यान रहे कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है, तो इसका आंसर यही होगा। और बिना किसी डाउट के क्या है कि आप अपना आंसर वहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, होपफुली चैप्टर अब थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं बचा हुआ। देखो अब देख रहे हैं ना आप, ये चंद्रमा है और ये छोटे छोटे गड्ढे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये क्रेटर्स ही कहते हैं हम इनको, क्योंकि यहाँ पर जल जीवन कुछ नहीं है, तो ये हमेशा ऐसे ही बने रहते हैं वहाँ पर। और इसके बाद है, भारत ने भी चंद्रमा के अध्ययन के लिए 3 चंद्रयान अभियान पूरे किए हैं और चौथे की तैयारी चल रही है ना। भारत ने 3 चंद्रयान क्या है भेज दिए हैं। अब देखो इसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, कौन कौन से यहाँ पर और कब कब भेजे हैं। चंद्रमा पर भारत का पहला अभियान चंद्रयान-1 सन 2008 में छोड़ा गया। ठीक है, देखो यहाँ पे ये मैचिंग में आ सकता है, चंद्रयान-1 और उसके सन आ जाएंगे। ठीक है, और दूसरा मिशन चंद्रयान-2 2019 में भेजा गया। तीसरा मिशन चंद्रयान-3 जुलाई 2023 में भेजा गया। ठीक है, तो 1 2008, 2 2019 और 3 2023। ठीक है, और 2023 में जो लैंडर था विक्रम, जो अपने साथ रोवर प्रज्ञान को लेकर गया था। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो चंद्रयान-3 था उसमें जो लैंडर और रोवर थे उनका नाम क्या है। आसानी से 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतर गया। देखो 23 तारीख की थी और 2023 ही सन था, और अगस्त मतलब आ गया, एक तरह से आप ऐसे कर लो आ गया। 23 अगस्त को 2023 को चंद्रमा की सतह पर क्या है चंद्रयान-3 जो था भारत से भेजा गया, वो वहाँ पर लैंड कर गया। मिशन के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उपकरण उतारने वाला विश्व का पहला देश बन गया। भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई 23 अगस्त भारत में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, नेशनल अंतरिक्ष दिवस कब होएगा हमारा? 23 अगस्त को होगा। ठीक है, नेशनल स्पेस डे कब होगा? 23 अगस्त को। और इसके बाद चौथे मिशन चंद्रयान-4 की योजना बनाई जा चुकी है, जिसका लक्ष्य चंद्रमा की मिट्टी से पत्थर के टुकड़ों को लेकर आना है। अब जो चंद्रयान-4 है उस पर इस तरह की योजना बन रही है कि अब चलो ठीक है, अब हमने उतार दिया, अब हमें ये एक्सपीरियंस हो चुका है कि हमें ऐसे उतारना है, अब वहाँ से मिट्टी और पत्थर को उठाकर क्या है वापस लेकर आएंगे हम। इस तरह का कुछ अब चंद्रयान-4 का प्लान हो रहा है इंडिया में। इसके बाद आता है हमारा क्या, क्षुद्र ग्रह, जो हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच में जो बेल्ट थी ना, बहुत सारे ऐसे ऐसे कंकड़ से थे, पिंड पिंड से बने हुए थे चारों तरफ, तो वही क्षुद्र ग्रह। सूर्य और ग्रह लगभग
गोलाकार आकृति के होते हैं। सौर परिवार में ऐसे अनेक छोटे पिंड हैं जो चट्टानी और अनियमित आकार के हैं। ये क्षुद्रग्रह कहलाते हैं। क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच अपने अपने पथों पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह क्षेत्र क्षुद्रग्रह पट्टी कहलाता है। कभी कभी क्षुद्रग्रह पृथ्वी के बहुत पास से गुजरते हैं, है ना। आपने देखा ही होगा, ऊपर हमने चित्र में देखा था कि मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में ये होते हैं और छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर होते हैं। कई बार ये क्या है, पृथ्वी के पास से भी गुजर जाते हैं। क्षुद्र ग्रहों का जो आकार है 10 मीटर से लेकर लगभग 500 किलोमीटर तक होता है। तो क्या हो सकता है इनका आकार? 10 मीटर से लेकर के 500 किलोमीटर तक हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा धूमकेतु। कभी कभी सौर परिवार के बाहरी क्षेत्र में कुछ आगंतुक पिंड हमारे सौर परिवार में आते हैं। लंबी पूंछ वाले इन पिंडों को धूमकेतु या कॉमेट कहते हैं। ये धूल, गैसों, पत्थर के टुकड़ों और बर्फ के बने होते हैं। जैसे ही कोई धूमकेतु सूर्य के निकट पहुंचता है, इसमें जमे हुए पदार्थ वाष्पीकृत होने लगते हैं। यह वाष्पित पदार्थ धूमकेतु की पूंछ बनाता है ना। जैसे धूमकेतु सूर्य से दूर जाते हैं, वे धुंधले दिखाई देने लगते हैं और एक सीमा के बाद उन्हें बिना किसी प्रकाशिक उपकरण के केवल आंख से देख पाना संभव नहीं हो पाता। यानी कि क्या है कि कई बार बाहरी क्षेत्र से कोई पिंड आ गया है सौर परिवार में और लंबी पूंछ के, क्योंकि वो गैस के, धूल कणों के बने हुए रहते हैं, बर्फ के बने रहते हैं, तो जब सूर्य के निकट आते हैं तो वो वाष्पीकृत हो जाते हैं और उनके पीछे क्या है, एक धूमकेतु की पूंछ सी दिखाई देती है। देखो यहाँ पर आप भी देख रहे होंगे कि कोई पिंड है पास में, जैसे वो सन के आसपास आया, क्या है, वो वाष्पीकृत हो गया और इस तरह से पूंछ उसमें बन गई। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की परिक्रमा के करने के लिए कई धूमकेतुओं को पता लगाया जा चुका है। ये धूमकेतु नियत समावधि के बाद सूर्य के निकट आते हैं। यानी कि एक समय के बाद क्या है, ये रिपीट होते रहते हैं, सूर्य के निकट आते रहते हैं। इसके बाद एक प्रसिद्ध धूमकेतु हेली धूमकेतु है, जो प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। पिछली बार यह 1986 में दिखाई दिया था, है ना। तो यानी कि देख लो 76 वर्ष बाद, ठीक है, 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कौन सा धूमकेतु? हेली धूमकेतु, ठीक है। और सबसे पहले कहाँ दिखाई दिया था? ये 1986 में। अब आप लगा लो अब कब दिखाई देगा ये? 1986 में। अब 76 प्लस कर दो आप, 6 और 6 12, 8 और 8 16 और 1 10, 2062 में दिखाई देगा हेली धूमकेतु, ठीक है ना। 2062 में, 76 वर्ष बाद, क्योंकि 1986 में दिखाई दिया था, तो अभी ये कब आएगा? दोबारा 2062 में दिखाई देखने को मिलेगा। अब इस यहाँ पर संस्कृत और कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में कोमकेट को धूमकेतु कहते हैं। भारत में विभिन्न जनजातियों इसे पुच्छ या तारो, पुच्छ वाला तारा, झंडिया तारो, झंडे जैसा तारा भी कहते हैं। सूर्य 8 ग्रहों, उनके उपग्रह और अनेक अपेक्षाकृत छोटे पिंड, जिनमें क्षुद्र ग्रह धूमकेतु शामिल हैं, ये सब मिलकर सौर परिवार कहलाते हैं। देखो ये क्वेश्चन आता है कि जो सौर परिवार केवल सूर्य और 8 ग्रह से नहीं बनता, साथ में क्षुद्र ग्रह भी होते हैं, धूमकेतु भी होते हैं, ठीक है। तो खाली सिर्फ ऑप्शन ये भी आ सकता है कि सौर परिवार किन से बनता है? सूर्य से, सूर्य के साथ 8 ग्रहों से, या सूर्य 8 ग्रह और क्षुद्र ग्रहों से, या इन सब सारे ऑप्शन दे देंगे कि इन सब से। तो आपको पता होगा कि क्योंकि अब जो इन सब को मिलाकर ही क्या बनता है, हमारा सौर परिवार बनता है। हमारा तारा सूर्य सौर परिवार का एक सबसे बड़ा और सबसे भारी पिंड है। सौर परिवार में उपलब्ध लगभग संपूर्ण ऊर्जा का जनक सूर्य ही है। हमारे सौर परिवार के अन्य सभी पिंड सूर्य के प्रकाश को अपने सतहों से परावर्तित करते हैं और इसी कारण से चमकते हैं। हमें जो जितनी भी चीज़ें जो दिखाई देती हैं चमकती हुई आसपास, या अदर जो हमारे ग्रह होते हैं चमकते हुए, या फिर कोई पिंड विंड होते हैं स्पेस में, वो भी हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सूर्य के प्रकाश की वजह से, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। आगे है मंदाकिनी आकाश गंगा। चंद्रमा विहीन रात्रि आकाश में शहर की रोशनी से दूर किसी अंधेरे से अवलोकन करें तो आकाश में उत्तर के बाद दक्षिण तक व्याप्त प्रकाश की धुंधली पट्टी दिखाई देती है। यह आकाश गंगा नाम की वह मंदाकिनी है जिसमें हम रहते हैं। एक मंदाकिनी में करोड़ों से लेकर अरबों तक तारे होते हैं। हमारा सौर परिवार मंदाकिनी आकाशगंगा का ही
भाग है। आप ये देख सकते हैं कितनी सुंदरी की पट्टी सी लद्दाख के अत्यंत अंधेरे स्थान से देखने वाली मंदाकिनी आकाशगंगा, है ना। लद्दाख में जाकर के ये पिक्चर वहाँ पर क्लिक की गई होगी, है ना। तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हुआ होगा वहाँ पर के, और बहुत ज़्यादा बिल्कुल क्लियर आकाश होगा, तब जा कर के पिक्चर वहाँ पर क्लिक की गई होगी। और इस मंदाकिनी, है ना, कितना सुंदर है ये मतलब पिक्चर में देखना सुंदर लग रहा है। अगर आप सोचिए कि खुद वहाँ पर जा कर के अगर आप इस चीज़ को अपनी खुद की आंखों से देखेंगे तो ऐसा फील होगा जैसा कोई स्वर्ग आपने देख लिया हो, है ना। तो मंदाकिनी आकाशगंगा, है ना, मंदाकिनी है ये, और आकाशगंगा का ही क्या है, हमारा सौर परिवार मंदाकिनी आकाशगंगा का क्या है, भाग है। इसके बाद आता है ब्रह्मांड। हमारी मंदाकिनी से परे बाह्य अंतरिक्ष में बहुत सारी मंदाकिनियां हैं। तारों, मंदाकिनी और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए अध्ययन वैज्ञानिक क्या है, उनका अध्ययन करते हैं। अभी तक नहीं जानते कि ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है या नहीं। हमारी मंदाकिनी में अन्य ग्रहों की खोज की गई है। ठीक है, हम जो हमारी मंदाकिनी में आकाशगंगा है जिसके सौर परिवार आता है हमारा, ठीक है, बस अभी अभी हम वहीं तक ही सीमित हैं, और इसके अलावा भी और कहीं जीवन है ये अभी वैज्ञानिकों ने पता नहीं लगाया है। क्योंकि हमारा जो स्पेस है, हमारा जो ब्रह्मांड है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, शायद हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हम तो छोड़ो, वैज्ञानिक भी कल्पना नहीं कर सकते हैं उस चीज़ की, सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाए जा सकते हैं। एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं बताई जा सकती कि कितना बड़ा है, और वहाँ पर किसी और अन्य ग्रह पर जीवन है या नहीं है, या क्या और घटनाएं अदर किसी प्लैनेट पर घट रही हैं, अभी तक हमें इसकी कोई जानकारी नहीं हुई है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। और यहाँ पर हमारा इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो गया है। होपफुली आपको इंटरेस्ट आया होगा मेरे साथ, मुझे बहुत इंटरेस्ट है आपको पढ़ाने में, और आप इसको इमेजिनेशन के साथ पढ़िएगा, समझिएगा, और अच्छे से, तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, सिर्फ फिर आप बोर भी फील नहीं करेंगे, है ना। इसके बाद हमारी यहाँ पर कुछ छोटी सी रिकैप आ गया चैप्टर का, हम उसे देख लेते हैं, फिर छोटी सी हम एक्सरसाइज करेंगे हम अपने चैप्टर से रिलेटेड। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा है। आकाश में क्षेत्रों को आकाश को क्षेत्रों में बांटा गया। तारामंडल कहते हैं ऐसे तारों के समूह सम्मिलित हैं, पैटर्न दिखाई देते हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में अचल दिखाई पड़ता है, उत्तर दिशा में निर्धारित होता है। सूर्य तारा है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ग्रह एक विशाल लगभग गोलाकार पिंड होते हैं, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम पर हमारे 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, वरुण, है ना। पृथ्वी लगभग 1 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों को सामान्यतः उपग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा 27 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। सूर्य तथा अन्य 8 ग्रह, उनके अनेक उपग्रह, छोटे पिंड, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु सम्मिलित हैं। ये सब मिलकर क्या है, सौर परिवार बनाते हैं। हमारा सौर परिवार मंदाकिनी आकाशगंगा का अंग है। ठीक है, और इसी के साथ क्या है, हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब हम छोटी सी अपनी एक्सरसाइज कर लेते हैं जो हमारी इस चैप्टर के बाद दी हुई है, क्योंकि कई बार क्या है वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ आ जाते हैं। आपने शायद अगर आपने पिछले चैप्टर्स को देखा होगा जो मैंने एक्सरसाइजेस कराई हुई हैं, तो आपने वहाँ से ही नोट कर लिया होगा, है ना। तो पहली हमारी मैचिंग दी गई है कि जो पृथ्वी ग्रह है, पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है, लाल ग्रह है हमारा मंगल है, तारामंडल है हमारा ओरायन, और वह ग्रह जिसमें संध्या का तारा कहते हैं शुक्र। ठीक है, देखो एक पहेली कितनी अच्छे से दी गई है। मेरा नाम अक्षर मंत्रणा में है, ठीक है, चलो ठीक है। मेरा दूसरा अक्षर गगन में और सागर दोनों में है, ठीक है, इनमें भी है दोनों। मेरा नाम का तीसरा अक्षर जल में है, जग में नहीं। अच्छा, मैं सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह हूँ तो मंगल है। पहला अक्षर मैं अंकी बिंदी आ गया, दूसरा अक्षर गया आ गया, और तीसरा अक्षर यहाँ से जल ले आ गया। इसके बाद है पृथ्वी का सदस्य नहीं है प्लूटो, है ना। मैंने कहा था ना 2006 में उसको बाहर फेंक देता क्योंकि उसकी बदतमीजी हरकतें हो रही थी और वो अपनी चला रहा था, क्योंकि हर सारे जो प्लैनेट थे तमीज वाली व्यवस्था में घूम रहे थे सूर्य के चारों ओर, पर उसे तो अपनी चलानी थी, तो क्या करा, उसको क्या उठा करके अलग कर दिया कि चलो हम नहीं मानते तुम्हें सौर परिवार का हिस्सा, तुम जाओ यहाँ से।
ठीक है ना। फिर है कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है, प्लूटो। सेम वही क्वेश्चन है कि ग्रह नहीं है प्लूटो। अब यहाँ पर इन्होंने एक चित्र दे दिया है, ये बच्चों के लिए है, आपको तो पता ही होगा, या सी टैट में तो खैर ये चीज़ें नहीं आएंगी, पूरा चित्र आपसे नहीं पूछेगा। और इसी के साथ यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या है, ख़त्म हो गया। देखो यहाँ पे 3 ये ओरायन जो शिकारी है हमारा, उस तरह की व्यवस्था यहाँ पर बन रही है, वो उस तरह से यूँ हाथ उठा रहा होगा और इस तरह से करके मतलब बन बन जाएगा ये शिकारी की जो भी आकृति होगी, है ना। और इस तरह से ही हमारा क्या है, चैप्टर ख़त्म हो गया है। एक चीज़ यहाँ पर देखो, मैं आपको बता रही थी ना कि हमारा देखो, भारतीय खगोलीय वेधशाला हानले के सर्वोच्च पर्वत शिखर दिगपर रत्सारी पर बनाई गई है। इस शिखर का नाम अब सरस्वती पर्वत पर रख दिया गया है। देखो ये हमारे हिमालय पर्वत पर दी गई है, बनाए गए खगोलीय वेधशाला है। इसमें कई टेलीस्कोप लगे हैं। इनमें से एक का नाम है हिमालय चंद्र टेलीस्कोप। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखरन के सम्मान में दिया गया था। यह संसार का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित वेधशालाओं में से एक है कि इसके चारों ओर के क्षेत्र को दिसंबर 2022 में हानले डार्क स्काई रिजर्व घोषित कर दिया गया है। रिजर्व संरक्षित क्षेत्र वर्ष भर आम जनता के लिए खुला रहता है। ठीक है, यहाँ पर हम जाते हैं घूमने के लिए। आपने देखा भी होगा जो लोग लेह में घूमने के लिए गए हुए होंगे, ऑब्जर्वेटरी को यहाँ पर देखा होगा। और बहुत से यहाँ पर और भी टेलीस्कोप्स लगे हुए रहते हैं, या फिर आप अंदर जा कर के भी देख सकते हैं। ये सभी लोगों के लिए खुला है, और है ना। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है। और यहाँ पर दिया गया है ये अंत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अभी ये ख़त्म नहीं हुई है बुक, इसके आगे हमारी नई क्लास भी शुरू होगी। पर हम देखते हैं, हमें अपने एग्ज़ाम की तरफ ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आगे हम बढ़ पाते हैं। सब मुझे लगता है कि हाँ, क्लास 7 को लाना आपके लिए ठीक होगा, तो मैं आगे की चैप्टर्स लेकर के आऊँगी। अदरवाइज़ मुझे कोई रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं मिलता है, तो फिर मैं यहीं पर ही क्लास को स्टॉप कर दूँगी, और फिर कुछ हम अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ और PYQs ही देख लेंगे, है ना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अब ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से आप लोग तैयारी करना, और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई अब, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।